जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं ज्ञान ज्योति के इस चैनल पे। आज हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। झील के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कहते हैं कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे इतना ही आकर्षित करते जितना आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। झील की परिभाषा क्या दिया गया है? पृथ्वी के स्थल पर जहाँ पे कोई गर्त वाला भाग है और यहाँ पे जल का जमाव हो गया, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? हम झील कहेंगे। आगे क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलें को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत और अरल सागर। तो कैस्पियन सी हुआ और मृत सागर हुआ और अरल सागर, ये है तो ये समुद्र कहा तो जाता है समुद्र, लेकिन ये वास्तव में क्या है? एक झील का एक प्रकार है जो कि बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ है। आगे भारत में भी बहुत सारी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्र की द्रोणी वाली झीलें। अर्धशुष्क क्षेत्र की द्रोणी वाली झीलें, यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिसका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। यानी हिमानी के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से झील में पानी भर गया है। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट एवं बार रोधिका तटीय वाले क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। तो चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील ये किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील। तो राजस्थान में कौन सा झील है? सांभर झील है, जो एक लवण जल वाली झील है। और वो कैसा झील है? लवणीय झील है। वहाँ का जल कैसा है? लवणीय है। और ये किस प्रकार की झील है? अंतर्देशीय झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। आगे मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हुई है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या तो कोई द्रोणी गहरी बनाई हो जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। तो वुलर झील किस प्रकार का झील है? तो भूगर्भीय झील है। और इसमें किस प्रकार का जल होता है? तो मीठा जल होता है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बारापानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। यहाँ पे जो झील दिया गया है नीचे में, ये झील कौन सा झील है? ये लोकतक झील है। और ये कहाँ पे है? मणिपुर में है।
आगे इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर, ये किस प्रकार का झील है? एक मानव निर्मित झील है। और किस नदी पर? तो भाखरा नांगल परियोजना इस झील पर बनी हुई है। तो भाखरा नांगल परियोजना कहाँ पे है? गुरु गोविंद सागर झील पर। आगे झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ये झील का क्या था? महत्व था। आगे नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। तो अर्थव्यवस्था में नदी का क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। मतलब नदी का जल क्या है? कृत्रिम नहीं है, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। तो नदी के जल से लोग बहुत प्रकार के काम करते हैं, बहुत सारा उपयोग में लाते हैं इस जल को। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। यानी प्राचीन काल में नदी के किनारे जो गांव बसा था वो अब शहर में बदल चुका है। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। आगे नदी प्रदूषण। कहते हैं नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है। तो कृषि कार्य के लिए औद्योगिकरण में इस समय क्या होता है? जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। तो उद्योग के द्वारा जो प्रदूषण फैलता है, उससे जो अपशिष्ट निकलते वो नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनकी स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। आइए यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो अफवाह प्रतिरूप हम लोग अरिये पढ़े थे, केंद्रामुख पढ़े थे, जलीनुमा पढ़े थे, द्रुमाकृतिक पढ़े थे। इसमें से वृक्ष की शाखा जैसा प्रतिरूप कौन बनाता है? तो वृक्ष की शाखा जैसा प्रतिरूप जो बनाता है उसको कहते हैं द्रुमाकृतिक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है,
बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुलर झील कहाँ पे स्थित है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो आज की क्लास में पढ़े थे सांभर झील जो राजस्थान में है, ये किस प्रकार का जल है? इसमें लवणीय झील है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो वो थी गोदावरी नदी। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली दो नदी थी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती थी और अरब सागर में अपना जल गिराती थी, वो थी कौन? नर्मदा और तापी। इस ऑप्शन में नर्मदा नहीं है लेकिन तापी का ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।